चलिए, आज भारत की एक जीवन रेखा यमुना नदी के साथ एक सफर पर निकलते हैं। ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, बल्कि ये इतिहास, आस्था और संस्कृति की एक जीती जागी कहानी है जो सदियों से बह रही है। कभी सोचा है कि अगर कोई नदी बोल पाती तो वो हमें क्या क्या बताती? वो सिर्फ पानी की एक धारा नहीं है, वो तो समय की गवाह है, जिसने न जाने कितनी सभ्यताओं को बनते और बदलते देखा है। तो चलिए, इस कहानी को बिल्कुल इसकी शुरुआत से शुरू करते हैं। देखते हैं कि इसका पहला अध्याय कहाँ से शुरू होता है, इसके नाटकीय और पवित्र उद्गम से। कल्पना कीजिए, आप हिमालय की बहुत ऊंचाई पर हैं, हवा एकदम साफ है और चारों तरफ बर्फीली शांति। बस यहीं समुद्र तल से हजारों मीटर ऊपर यमुना का महान सफर शुरू होता है। और इसका जो बिल्कुल शुरुआती पॉइंट है वो है यमुनोत्री ग्लेशियर। अब ग्लेशियर क्या होता है? ये समझिए कि बर्फ की एक बहुत बड़ी धीरे धीरे बहने वाली नदी है, और जब यही जमी हुई बर्फ पिघलती है तो यमुना को जन्म देती है। ये सब होता कैसे है? देखिए, सूरज की गर्मी से ग्लेशियर की बर्फ पिघलकर बूंदों में बदलती है, फिर हजारों लाखों बूंदें मिलकर छोटी छोटी धाराएं बनाती हैं, और फिर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण इन्हें पहाड़ों से नीचे खींचता है, और ये सब मिलकर एक नदी के रूप में मैदानों की ओर बह निकलती हैं। तो पहाड़ों से निकलकर अब नदी का अगला पड़ाव शुरू होता है। अब वो इंसानी बस्तियों से मिलती है और उन्हें जीवन देती है। और इसका पहला बड़ा पड़ाव है भारत की राजधानी दिल्ली। लाल किले से लेकर हुमायूं के मकबरे तक कई बड़े बड़े साम्राज्य यमुना के किनारे ही बसे और मिटे। इस नदी ने दिल्ली को सिर्फ पानी ही नहीं दिया, बल्कि एक पहचान भी दी है। सफर में अगला शहर है मथुरा, भगवान कृष्ण की नगरी। यहाँ यमुना सिर्फ एक नदी नहीं है, ये भक्ति और आस्था का प्रतीक है। इसके घाटों पर होने वाली शाम की आरती और त्योहार आज भी उस गहरी आध्यात्मिक विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। और फिर आता है आगरा, जहां यमुना दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के ठीक पास से गुजरती है। आपको पता है, ताजमहल को जानबूझकर यमुना के किनारे बनाया गया था ताकि इसका प्रतिबिंब पानी में दिखे, जो इसकी खूबसूरती को और भी कई गुना बढ़ा देता है। ये एक दिलचस्प सवाल है ना? एक अकेली धारा इतनी विशाल नदी कैसे बन जाती है? इसका जवाब छिपा है दूसरी नदियों के साथ उसके मिलन में। देखिए, ये प्रोसेस बहुत सरल है। जैसे जैसे मुख्य नदी आगे बढ़ती है, रास्ते में कई छोटी छोटी नदियां उसमें आके मिल जाती हैं। इन्हें हम सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। और हर सहायक नदी के मिलने से मुख्य नदी का आकार और पानी का बहाव दोनों बढ़ जाते हैं, जिससे वो और शक्तिशाली हो जाती है। यमुना की भी अपनी कई महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जैसे कि चंबल, बेतवा और केन। ये नदियां मध्य भारत के एक बड़े हिस्से से पानी लाकर यमुना में मिलाती हैं, जिससे इसका आकार कई गुना बढ़ जाता है। ये सब एक विशाल नेटवर्क की तरह काम करते हैं। चलिए, अब इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र पड़ाव पर चलते हैं, जहां यमुना का मिलन भारत की सबसे पवित्र नदी से होता है। ये सफर अब अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है, एक ऐसे संगम पर जिसका आध्यात्मिक महत्व बहुत ही गहरा है। यहाँ का पूरा वातावरण शांति और श्रद्धा से भरा होता है, और वो पवित्र स्थल है प्रयागराज। यहीं पर यमुना का अपना सफर समाप्त होता है, जब वो गंगा नदी में मिल जाती है। इस संगम को त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ गंगा और यमुना के साथ एक पौराणिक अदृश्य नदी सरस्वती भी मिलती है। तो इस पूरी यात्रा का मतलब क्या है? यमुना की विरासत आखिर है क्या? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। यमुना की विरासत बहुत बड़ी है। एक तरफ ये खेती के लिए पानी देकर करोड़ों लोगों का पेट भरती है, दूसरी तरफ ये अपने किनारों पर बसे जंगलों और वन्य जीवों को घर देती है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। और सबसे बढ़कर ये हमारी संस्कृति और त्योहारों का एक अटूट हिस्सा है, जो हमारी विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती है। यमुना की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जीवन देना, लगातार आगे बढ़ते रहना और दूसरों को अपने साथ मिला लेना। तो अंत में बस एक सवाल, अगर एक नदी हमें इतना कुछ देती है, तो बदले में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है?